हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे निर्देश और पुनरीक्षण के बारे में और जानेंगे कि कैसे कैसे एमसीक्यू बनाए गए हैं आपके इस चैप्टर से और अदर और सारे भी हम लोग चैप्टर आज के इस लेक्चर में डील करेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए आज के क्लास से और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए जिसको भी इस क्लास की जरूरत है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार इसे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अपने आज के इस एमसीक्यू के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और इसके लिए जो है बहुत सारे बैचेस चलाए जाते हैं, जैसे कि आपके एलएलबी के सेमेस्टर के लिए, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच चलाए जा रहे हैं जो मात्र 1000 रुपए में है। और अगर उसका केवल और केवल आपको पीडीएफ लेना है सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर का, तो मात्र 500 रुपए में फीस। और अगर आपको मेरे साथ 1 to 1 पढ़ना है एलएलबी के सेमेस्टर के लिए तो उसकी कीमत 5000 रुपए है। ठीक है, 5000 रुपए रखी गई है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन। ठीक है, वैसे ही यूपी एपीओ जुडिशरी की मंथली बैचेस चलाए जाते हैं मात्र 700 रुपए में। और अगर आपको यूपी एपीओ के लिए केवल प्री को टारगेट करते हुए पढ़ना है तो उसकी कीमत मात्र 5000 रुपए रखी गई है, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से सारे पांचों जो आपके पेपर हैं उसको कवर करेंगे, प्लस जीके जीएस को भी कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आप यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस या यूपी एसआई, आरओ के लिए पढ़ना चाहते हैं लॉ के पेपर या जीएस, तो उसकी भी फीस मंथली मात्र 500 रुपए रखी गई है। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो आप क्लास से जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे आप लोगों को। तो सबसे पहले देखा जाए तो आज का चैप्टर कौन सा रहने वाला है? निर्देश और पुनरीक्षण। ठीक है, और ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कौन सी धारा बताती है इसके बारे में? तो 436 से लेकर के 445 तक जो है इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अध्याय कौन सा है हमारा, यानी कि चैप्टर? तो ये क्वेश्चन ही हमसे पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि बीएनएसएस का कौन सा अध्याय है जो कि निर्देश और पुनरीक्षण के बारे में बताता है? तो कौन सा है? 32 है। ठीक है, यानी कि अध्याय 32। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीएनएसएस की किस धारा के अंतर्गत हाईकोर्ट के निर्देश का प्रावधान किया गया है? ठीक है, कि हाईकोर्ट में क्या किया जाएगा? निर्देश किया जाएगा। कौन बताता है? 436 इसके बारे में बताता है। अब थोड़ा सा अगर मैं बता दूं कि निर्देश होता क्या है, तो देखिए, निर्देश का मतलब है कि ऐसा कोई न्यायालय जो कि आपका लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट जो है, वो किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे फंसा हुआ है जिसके संबंध में विधि का कोई प्रश्न है और उसके संबंध में ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट और ना हाई कोर्ट ने कभी कोई डिसीजन दिया है, तो ऐसे मामले के लिए वो क्या कर सकता है? हाई कोर्ट में निर्देश कर सकता है कि आप मुझे गाइड करिए, ठीक है, कि हम इस मामले में कैसे डिसीजन दें। क्लियर? इसी को हम क्या कहते हैं? निर्देश कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, लिखा है बीएनएसएस के तहत निम्नलिखित का निर्देश की दिया जा सकता है ना? किसको दिया जाएगा निर्देश, ये आपसे पूछ रहा है। तो किसको दिया जाएगा? हाई कोर्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है, बीएनएसएस का कौन सा प्रावधान एक ही पक्ष द्वारा दूसरे पुनरीक्षण पर रोक लगाता है? ठीक है, तो किस पे लगाता है? आपका 438 का क्लॉज नंबर 3।
अब देखिए बेयर एक्ट लेकर के आप बैठेंगे तो फायदा ये होगा कि जैसे ही मैं ये सेक्शन बता रही हूँ आप जल्दी से जा करके उसमें देखेंगे, टिक करेंगे, उस सेक्शन को पढ़िए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो बेयर एक्ट लेकर के जरूर बैठिएगा क्लास में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बीएनएसएस के तहत पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है? कौन कर सकता है पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग, ये आपसे पूछ रहा है। तो कौन करेगा, सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। ठीक है, सेक्शन हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी आगे हम लोग को सेक्शन देखना है। चलिए अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लिखा है कि बीएनएसएस का कौन सा धारा है जो सत्र न्यायालय यानी कि सेशन न्यायालय को पुनरीक्षण की शक्ति देता है, पावर देता है। कौन सा सेक्शन है, 440। ठीक है, यानी 440 जो है इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है जब हाईकोर्ट या कोई सेशन न्यायाधीश किसी अवर दांडिक, अवर यानी कि सबऑर्डिनेट दांडिक न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के अभिलेख की परीक्षा करने के लिए कहता है तो इसे हम क्या कहते हैं, पुनरीक्षण। पुनरीक्षण का मतलब होता है क्या करना, रिव्यू करना। रिव्यू मतलब दोबारा से देखना। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको भी समझा दे, जैसे मैंने निर्देश समझाया। पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है कि जब हाईकोर्ट या सेशन कोर्ट किसी मामले को जो कि पेंडिंग है, चल रहा है कोर्ट में, वो अगर चाहें तो उस सब्जेक्ट मैटर को अपने पास मंगा सकते हैं और उसके बारे में देख सकते हैं कि क्या डिसीजन देना उचित है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, पुनरीक्षण। चाहे तो वो वापस से उस डॉक्यूमेंट की या उस जजमेंट की या उस कार्यवाही की क्या कर सकते हैं, वापस से उसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, पुनरीक्षण कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, बीएनएसएस की निम्नलिखित में से कौन सा जो धारा है वो हाईकोर्ट के पुनरीक्षण की शक्ति से संबंधित है? तो 440 किसका था, सेशन कोर्ट का। तो 442 जो है वो किसका है, हाईकोर्ट का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है, बीएनएसएस के तहत पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता ये पूछ रहा है। तो दोष मुक्ति के निर्णय को दोष सिद्धि में नहीं बदल सकते, ये छोड़ करके बाकी आप उन्मोचित करिए, दोष मुक्त करिए, जमानत दीजिए, सब करिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आप कोई दोष मुक्त हुआ था उसको दोष सिद्ध कर दें। ठीक है, ये नहीं कर सकते। अपील का मैटर रहेगा तो अलग बात है, पुनरीक्षण में नहीं करना है। ठीक है, ये कह रहा है। अब लिखा है कि बीएनएसएस में किसके संबंध में प्रावधान नहीं करती है, यानी कि बीएनएसएस में किस बात के बारे में बताया नहीं गया है। किस बात के बारे में, तो समीक्षा है ना, रिवीजन के बारे में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, दांडिक मामलों में अंतरण, यानी कि किसी मामले का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कैसे किया जाएगा उसके बारे में ये चैप्टर हमारा बताता है। कहां से कहां तक है, 446 से लेकर के 452 तक है। ठीक है, चैप्टर कौन सा है, तो यही हमारा आज का क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि बीएनएसएस का कौन सा अध्याय दांडिक मामलों के हस्तांतरण से संबंधित है। कौन सा है, तो आपका जो है 33 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दांडिक मामलों और अपीलों को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में अंतरित करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत प्रावधानित की गई है। किसके अंतर्गत की गई है, 446 में। ठीक है, 446 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 446 के तहत यदि सुप्रीम कोर्ट यह मानता है कि स्थानांतरण के लिए आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला है तो न्यायालय आवेदक को प्रतिकर देने का आदेश दे सकती है। कितना, तो ऐसी राशि जो वह उचित समझे उतना। ठीक है, यानी कि जानबूझ करके परेशान करने के लिए किसी पे केस कर दिए थे, है ना, या ट्रांसफर करने के लिए कह दिए थे, तो कोर्ट क्या करेगा,
जितना उसको सही लगे उतना कह देगा कि भाई पैसे भरो, ठीक है, क्योंकि परेशान कियो कोर्ट को और कोर्ट का समय बर्बाद कियो। नेक्स्ट है बीएनएसएस की कौन सी धारा हाईकोर्ट को मामले और अपीलों को ट्रांसफर करने का पावर देता है? कौन देता है आपका, बताइए। तो 447, ठीक है। 446 सुप्रीम कोर्ट का है, 447 हाई कोर्ट का है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाई कोर्ट मामले और अपीलों को अंतरित कर सकता है ना, कब कर सकता है ये पूछ रहा है। तो लिखा है कि विशेष न्यायालय निष्पक्ष विचारण नहीं हो पा रहा अगर लग रहा है, लोक महत्व के लिए कोई प्रश्न उठाने की संभावना है, और सुविधा के लिए है ना, पक्षकारों की सुविधा के लिए, तो सबके लिए, ठीक है, उपयुक्त सब। नेक्स्ट लिखा है कि मामलों और अपीलों को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट न्यायालय में अंतरित करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आवेदन पे किया जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो किसके आवेदन पे? भारत के अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि बीएनएसएस की कौन सी धारा मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायालय की शक्ति के बारे में? तो ठीक उसके बाद वाला 446 किसका है? सुप्रीम कोर्ट। 447 हाई कोर्ट। 448 किसका? सेशन कोर्ट का, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट लिखा है 448 के तहत यदि सत्र न्यायालय यह मानता है कि अंतरण के लिए आवेदन तुच्छ और तंग करने के समान था, है ना, प्रकृति का था, तो कितना देगा जुर्माना? तो 10,000 रुपए तक का, ठीक है, 10,000 रुपए, ध्यान रखिएगा। अलग अलग है, एक जगह लिखा है कि जितना वो उचित समझे, किस मामले में? सुप्रीम कोर्ट के मामले में कह रहा है, लेकिन सेशन न्यायालय के मामले में क्या कह रहा है कि 10,000 तक का जुर्माना लगाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीएनएसएस के धारा 449 के तहत निम्नलिखित में से किसके पास मामला जो है वापस लेने की शक्ति है? तो किसके पास है? सेशन कोर्ट के पास ही है, ठीक है। दो जो सेक्शन है वो सेशन कोर्ट से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से किस न्यायालय को दांडिक मामलों पे अंतरित करने का अधिकार नहीं है ना? कौन ट्रांसफर नहीं करेगा? तो विशेष मजिस्ट्रेट, है ना, स्पेशल कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा जो है चैप्टर आता है, क्या कह रहा है? दंडादेश का निष्पादन, निलंबन, परिहार और दंड में लघुकरण के बारे में। कहां से कहां तक प्रावधान है? 453 से 477 तक है। और चैप्टर कौन सा है हमारा? तो यही हमारा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि किस अध्याय में इसके बारे में कहा गया है। तो कहा गया है 34 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि कौन सी धारा अपील या पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का प्रावधान, यानी कि एग्जीक्यूशन का प्रावधान करती है? कौन सी धारा? 454, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है जब हाईकोर्ट द्वारा अपील में मृत्यु दंडादेश पारित की जाती है तो कौन जो है दंड को कौन निष्पादित कराएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन कराएगा? सेशन कोर्ट कराएगा, ठीक है, सेशन कोर्ट। नेक्स्ट है बीएनएसएस की कौन सी धारा गर्भवती महिला के मृत्यु दंडादेश के लघुकरण करने की हाईकोर्ट को पावर देती है? कौन सी धारा है ये? तो ये है हमारा 456 है, ठीक है, 456। नेक्स्ट लिखा है यदि मृत्यु दंडादेश पाने वाली गर्भवती महिला जो है गर्भवती है तो उसके दंडादेश को आजीवन कारावास में कौन बदलेगा? हाईकोर्ट बदलेगा, अभी हम लोग देखे हैं ना। चलिए नेक्स्ट है, लिखा है कौन सी धारा कारावास के दंडादेश के निष्पादन का प्रावधान करती है? कौन सी धारा करती है आपकी? 458 करती है, ठीक है, 458। नेक्स्ट
लिखा है जब पहले से ही कारावास का दंड भोग रहे किसी व्यक्ति को बाद में दोषित पाए जाने पर कारावास का दंड सुनाया जाता है तो होगा क्या, ऐसे व्यक्ति का ये पूछ रहा है। तो ऐसा कारावास उस कारावास की समाप्ति पर आरंभ होगा जिसके लिए पहले से दंड दिया जा चुका है, यानी कि एक दिन पहले ही किसी को सजा सुनाया जा चुका था और दूसरे मामले में भी सजा सुनाया जाता है। तो इस कंडीशन में पहला वाला वो सजा भुगत रहा था, अब वो पूरा हो जाएगा तब दूसरा वाला दंड जो है उसका सजा कंटिन्यू होगा, ये कह रहा है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है, कौन सी धारा जुर्माना उद्ग्रहित करने के लिए वारंट का प्रावधान करती है? कौन सी धारा करती है? 461 करती है। नेक्स्ट लिखा है बीएनएसएस की कौन सी धारा कारावास के दंडादेश के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि के कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किए जाने से संबंधित प्रावधान करती है? कौन सी धारा करती है? 468 करती है। ठीक है, 468। नेक्स्ट लिखा है क्या जुर्माना का संदाय न करने पर दिए गए दंडादेश को धारा 468 बीएनएसएस के तहत मुजरा किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जुर्माने से रिलेटेड नहीं है, ये केवल कारावास से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है सेक्शन 468 के तहत किसी दोषसिद्ध द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि को निम्नलिखित के दौरान सेट ऑफ यानी कि मुजरा नहीं कराया जा सकता है ना। कब? तो अदर मामले में। ठीक है, अन्वेषण का है, विचारण है, जांच है, लेकिन अदर मामले में नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखा है कि बीएनएसएस की सेक्शन 468 में इस आशय की छूट का प्रावधान किया गया है कि अभियुक्त द्वारा भोगी गई अभिरक्षा की अवधि का मुजरा किया जाएगा। ठीक है, दी गई कारावास की मूल अवधि के विरुद्ध। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बीएनएसएस की कौन सी धारा मृत्यु दंडादेश के मामले में दया याचिका का प्रावधान करती है? तो कौन धारा करती है? 472 करती है। ठीक है, दया याचिका। और कहाँ लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास। लिखा है सेक्शन 472 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील खारिज होने, पुनरीक्षण या विशेष अनुमति के संबंध में जेल अधीक्षक द्वारा दी गई सूचना के कितने दिन के अंदर दया याचिका लगा देना है? ठीक है, तो कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। ठीक है, विद इन 30 डेज। नेक्स्ट लिखा है सेक्शन 472 के अंतर्गत दया याचिका प्रारंभ में राज्यपाल को प्रस्तुत की जा सकेगी और उसके अस्वीकार या निस्तारण के पश्चात याचिका निम्नलिखित अवधि के भीतर राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जा सकेगी। तो कब की जा सकेगी ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसी याचिका के अस्वीकृत होने की तिथि से 60 दिन के भीतर जो है क्या किया जाएगा? किया जा सकता है। ठीक है, याचिका प्रस्तुत। नेक्स्ट वैसे 30 डेज है, लेकिन अगर राज्यपाल को किए उसके बाद राष्ट्रपति को करना है तब 60 दिन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दया याचिका प्राप्त होने पर केंद्र सरकार राज्य सरकार की टिप्पणियां मांगेगी और निम्नलिखित अवधि के भीतर राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी, है ना। कब? तो 60 दिन, है ना। अभी हम लोग देखे हैं क्या लिखा है, 60 दिन के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट लिखा है बीएनएसएस का कौन सा धारा दंडादेश के निलंबन करने या परिहार करने की शक्ति उपबंधित करता है? कौन करता है? 473। नेक्स्ट लिखा है कि कौन सी धारा दंडादेश के लघुकरण करने की शक्ति की बात करता है? कौन करता है? 474।
नेक्स्ट लिखा है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण किया जा सकता है। क्या किया जाएगा लघुकरण करके? तो आजीवन कारावास में बदला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण किया जा सकता है। कितना किया जाएगा ये पूछ रहा है, तो 7 वर्ष से कम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है 7 वर्ष या अधिक के कारावास के दंडादेश का लघुकरण किया जा सकता है। कितना? तो 3 वर्ष की अवधि से कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि 7 वर्ष से कम के दंडादेश का लघुकरण किया जा सकता है। अभी हम लोग देखे हैं ना, 7 वर्ष से कम का है तो क्या होगा? 7 वर्ष से अधिक था तो 3 वर्ष से कम नहीं, लेकिन 7 वर्ष से कम का है तो क्या होगा? तो जुर्माने में बदल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार यहाँ हम चार्ट के तौर पे बता दें आपको। देखिए, डेथ पेनल्टी दिया जाएगा तो क्या होगा? लाइफ इंप्रिजनमेंट में। लाइफ इंप्रिजनमेंट का है तो 7 ईयर से कम नहीं, 7 ईयर से अधिक का है तो 3 ईयर से कम नहीं, और अगर 7 ईयर से कम का है तो जुर्माना। ठीक है, यानी कि फाइन से। क्लियर हुआ? चलिए, मन करे तो नोट्स में लिख लीजिएगा इसको, या आपके व्यय एक्ट में तो है ही, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे लिखा है कि दंडादेश के निलंबन करने या परिहार करने की शक्ति बीएनएसएस के तहत निहित है। किसमें? तो उपयुक्त सरकार, है ना। उपयुक्त सरकार में कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी आता है और स्टेट गवर्नमेंट भी आता है। ठीक है, दोनों ही आते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, बीएनएसएस के तहत आजीवन कारावास के दंडादेश को लघुकरण कौन कर सकता है? कौन करेगा बताइए? उपयुक्त सरकार, है ना। नेक्स्ट हम लोग किस पे आते हैं? जमानत पे। ठीक है, और ये हमारा आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, संभवतः ये हमारा जो है सेकंड लास्ट लेक्चर है, और नेक्स्ट हम लोग जो लेक्चर बनाएंगे उसमें पूरा बीएनएसएस कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग बीएसए देखेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद पुलिस एक्ट वगैरह आगे धीरे धीरे हम लोग सारे देखते जाएंगे। ठीक है, और अपने पूरी तरीके से इस पूरे एमसीक्यू के सीरीज को कंप्लीट करेंगे। और भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट में एमसीक्यू चाहिए या पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अपना सजेशन दीजिएगा ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। क्लियर है? चलिए, तो देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। जमानत, ठीक है, जमानत और बंधपत्र के बारे में बता रहा है। कहां से कहां तक प्रोविजन है इसके बारे में? 478 से 496 तक। चैप्टर कौन सा है? तो यही हमारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जमानत और बंधपत्र के संबंध में कौन सा अध्याय बताता है? तो हमारा 35 बताता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि कौन सी धारा जमानती अपराध में जमानत लेने के बारे में बताता है? कौन बताता है? 478 बताता है। ठीक है, जमानती अपराध के जमानत लेने के बारे में। नेक्स्ट लिखा है कि सेक्शन 478 बीएनएसएस के प्रयोजन के लिए गिरफ्तार किया गया व्यक्ति होगा। क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। लिखा है यदि अपनी गिरफ्तारी के 1 सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है, वो भी किसमें? जमानती वाले में, तो क्या होगा? उसको हम क्या मानेंगे? निर्धन व्यक्ति मानेंगे, और उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? उसको जमानत पे छोड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि कौन सी धारा किसी विचाराधीन कैदी को अधिकतम अवधि तक निरुद्ध रखने का प्रावधान करती है? कौन करती है? 479 करती है। ठीक है, क्योंकि अजमानती अपराध कंडीशन। चलिए, नेक्स्ट है बीएनएसएस के सेक्शन 479 लंबित विचारण में अभियुक्त को जमानत देने का प्रावधान करती है। ठीक है, कब करती है पूछ रहा है। तो पहला लिखा है कि वह उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास का 1/4 अवधि के लिए निरुद्ध रह चुका है
जिसके लिए उसका विचारण किया जा रहा है। दूसरा क्या है कि वह उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास का 1/3 अवधि के लिए निरुद्ध रह चुका है, जिसके लिए उसका विचारण किया जा चुका है और वो पहली बार अपराध किया है। फिर लिखा है तीसरा कि वह उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास का आधी अवधि काट चुका है, जिसके लिए उस पर विचार किया जा चुका है या किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 479 तब लागू होती है जब व्यक्ति निम्न अपराध का अभियुक्त न हो। किस चीज का ना हो? तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास का। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है सेक्शन 479 क्लॉज 1 में विहित अवधि की आधी या 1/3 अवधि पूरा होने पर आवेदन कौन करेगा, ये पूछ रहा है। कौन करेगा? जेल अधीक्षक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है धारा 480 संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अजमानती अपराध के मामले में जमानत से संबंधित है। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है आपका सेक्शन 480 है वो बीएनएसएस का के तहत अजमानती अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट अपने समक्ष हाजिर किए गए व्यक्ति को जमानत पे छोड़ सकता है। कब? पहला लिखा है यदि वह 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। दूसरा लिखा हुआ है यदि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी प्रतीत नहीं होता है। तीसरा लिखा हुआ है कि यदि व्यक्ति पहले किसी संज्ञेय अपराध के लिए दोषित नहीं किया गया है जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक का कारावास हो, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है अजमानती अपराध के मामले में जमानत के प्रावधान के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहला लिखा हुआ है जमानत दी जा सकती है यदि संबंधित न्यायालय इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि अभियोजन प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहा है। दूसरा कह रहा है कि जमानत दी जा सकती है यदि न्यायालय संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला होने के बावजूद भी तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत पे छोड़ा जाना आवश्यक है। तो तीसरा कंडीशन कह रहा है कि ऐसे अभियुक्त को जमानत नहीं दी जा सकती जिसकी परीक्षा के दौरान साक्षी द्वारा शिनाख्त किए जाने की आवश्यकता है। नहीं भाई, ये कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कौन सी धारा जमानत के लिए अभियुक्त को अगली अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की आवश्यकता का प्रावधान करती है? कौन सी धारा करती है? 481 करती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान कहाँ है? ठीक है, अग्रिम जमानत तो 482 है। ठीक है, 482। नेक्स्ट लिखा है गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत कहलाती है ना, दी गई जमानत कहलाती है। क्या कहलाती है ये आपसे पूछ रहा है, तो अग्रिम जमानत। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 482 बीएनएसएस के तहत अग्रिम जमानत दी जा सकती है। कौन देगा? तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट ही देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बीएनएसएस के तहत किन अपराधों के मामले में 484 के तहत अग्रिम जमानत के हेतु आवेदन किया जा सकता है ना? कब? तो अजमानतीय मामले में। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत कब मिलेगा? हाईकोर्ट या सेशन न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है क्या जमानती अपराधों के संबंध में अग्रिम जमानत दी जा सकती है? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जमानती अपराधों में अग्रिम जमानत दिया ही नहीं जाता है, साफ स्पष्ट बात है।
दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। केवल और केवल किसमें, अजमानतीय मामलों में ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमानतीय अपराध करने के आरोप में गिरफ्तारी की आशंका वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा 482 बीएनएसएस के तहत निर्देश दे सकता है कि, क्या देगा, ये पूछ रहा है आपसे। लिखा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, एफआईआर दर्ज कराना बीएनएसएस के 482 के तहत शक्ति के प्रयोग की एक पूर्ववर्ती शर्त है। कथन, ये कथन कैसा है, तो असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, सेक्शन 483 के तहत जमानत के संबंध में विशेष शक्ति प्रदान की गई है। किसको की गई है विशेष शक्ति, तो हाईकोर्ट और सेशन न्यायालय को, दोनों। नेक्स्ट 483 प्रावधानित करता है, क्या प्रावधानित करता है, जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियां। नेक्स्ट है, कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि निष्पादित बंधपत्र की राशि अत्यधिक नहीं होगी, ठीक है, 484। नेक्स्ट है, लिखा है कि कौन सी प्राधिकारी यह अपेक्षा कर सकता है कि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक जमानत को कम किया जाए। कौन कर सकता है, तो हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों ही, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट लिखा है कि बीएनएसएस के तहत जमानत और बंधपत्र के प्रावधानों के तहत किसी भी बंधपत्र की राशि नियत करने के संबंध में सामान्य नियम यह है कि यह नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, तो अल्प नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, किस प्रावधान के तहत न्यायालय जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है और उससे पर्याप्त जमानत देने की मांग कर सकता है। कौन सी धारा बताता है, 490। नेक्स्ट है, कौन सी धारा जमानतदारों द्वारा उन व्यक्तियों की संख्या की घोषणा करने का प्रावधान करती है जिसके लिए उन्होंने प्रतिभूति दी है। कौन सी धारा है, 486 है। नेक्स्ट लिखा है, कौन सी धारा प्रतिभूतियों को उन्मोचित करने का प्रावधान करती है, आपका 489 है। नेक्स्ट बंधपत्र समपरित होने की स्थिति में कौन सी धारा प्रक्रिया का प्रावधान करती है, तो 491। नेक्स्ट है, लिखा है, बीएनएसएस के तहत जहां किसी बंधपत्र के प्रतिभू और बंधपत्र समपरित होने से पहले ही मृत्यु हो जाए, उस कंडीशन में होगा क्या, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उसकी संपत्ति बंधपत्र के संबंध में उन्मोचित कर दी जाएगी, ठीक है, डिस्चार्ज कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्या लिखा है, मुचलके के बजाय निक्षेप की अनुमति दी गई है। कौन सी धारा में दी गई है, तो 490, ठीक है, 490। नेक्स्ट लिखा है, ऐसे मामले में जहां बीएनएसएस के सेक्शन 491 के तहत प्रतिभू से जुर्माना वसूल नहीं किया जा सकता है, न्यायालय प्रतिभू के कारावास का आदेश दे सकती है। कितना देगी, तो 6 माह तक की अवधि का, है ना, सिविल कारावास। नेक्स्ट लिखा है, कौन सी धारा बंधपत्र और जमानत बंधपत्र को रद्द करने का प्रावधान करती है। कौन सी धारा करती है, आपके 492 करती है। नेक्स्ट
लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बीएनएसएस का सेक्शन 491 के तहत आदेशों की अपील से संबंधित है? कौन सी धारा है? 495। तो चलिए यहाँ पे हमारा आज का एमसीक्यू वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आज का एमसीक्यू वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ बीएनएस के एमसीक्यू के प्लेलिस्ट पहले से अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए। और बीएनएसएस के भी मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना करके रखा है। ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो है। एक और वीडियो आएगा और पूरा बीएनएसएस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो भी हमारा एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है ना। और इसके बाद हम लोग बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस एक्ट और अदर लॉ जो भी आप मुझे सजेस्ट करें उन सबको मैं पढ़ाऊंगी भी और एमसीक्यू भी बनवाऊंगी। ठीक है, तो जुड़ जाइए हमारी क्लास से और बाकियों को भी इसमें जुड़वाने का प्रयास करिए। अपने परिवार को और बड़ा करिए और बने रहिए हमारे क्लास में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।